हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया लेक्चर लेके आया हूं जो कि है आइसोथर्मल प्रोसेस पे। तो हमने ऑलरेडी आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेसेस पढ़ ली है। अब यहाँ पे इस लेक्चर में हम कंप्लीट जो है इसका न्यूमेरिकल के साथ में आइसोथर्मल को पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट कर दे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? तो ये ग्रीक वर्ड है जिसमें आइसो का मतलब होता है इक्वल और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। तो भाई टेम्परेचर इक्वल रहेगा यानी कांस्टेंट रहेगा यानी वेरी नहीं होगा। तो हमें समझ में आ गया कि भाई टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाला है यानी चेंज इन टेम्परेचर होगा 0। तो ऐसे कौन कौन सी प्रोसेसेस है जो आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकती है? तो अगर इसका एग्जाम्पल देना है दोस्तों तो मेल्टिंग ऑफ आइस। तो आइस जब भी मेल्ट करेगा तो वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसे? चलो आपको बता देता हूं। तो सपोज हमने क्या किया, एक 1 kg आइस लिया। 1 kg आइस कितना है? 1 kg। और इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब हमने क्या किया, इसको हीट दी। तो नीचे से हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम गर्म करेंगे ये जो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस था वो कन्वर्ट होगा वाटर में। अब वो जब कन्वर्ट होगा तो जब तक उसका लास्ट ग्राम कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक ये जो सारी हीट है वो सिर्फ इस्तेमाल करेगा फेज चेंज करने के लिए। तो देखो वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस का जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब तक उसका लास्ट ग्राम कन्वर्ट नहीं होता तब तक के वो जो हीट उसको मिल रही है उसको इस्तेमाल करेगा सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए नहीं। तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसी है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट अगर मुझे दूसरा इसका एग्जांपल कोई देना है तो हम यहां पे दे सकते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो ये भी एक फेज चेंज का एग्जांपल है। तो जहां पे भी याद रखो, जहां पे भी फेज चेंज होगा, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, जहां पे भी फेज चेंज होगा वहां पे वो प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। क्यों? क्योंकि फेज चेंज होते वक्त जो भी सब्सटेंस है वो जो हीट लेता है वो सिर्फ फेज चेंज के लिए उसको इस्तेमाल करता है। यहाँ पे बॉइलिंग ऑफ वाटर में भी वाटर जब तक के पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हो जाता गैस में तब तक के उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है जब तक लास्ट ग्राम चेंज ना हो जाए। तो वो भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये प्रोसेसेस फेज चेंज की तो समझ में आता है। लेकिन अगर हम एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम ले लें तो सिलेंडर पिस्टन सिस्टम क्या आइसोथर्मल प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है? क्या ये प्रोसेस आइसोथर्मल हो सकती है? क्या जरूरी है इसको आइसोथर्मल होने के लिए? तो देखो दोस्तों, यहां पे ये प्रोसेस आइसोथर्मल कब हो सकती है? देखो यहां पे गैस भरा हुआ है। तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल कब हो सकती है? जब आप इसकी वॉल्स को परफेक्टली कंडक्टिंग बना दो। तो ये परफेक्टली कंडक्टिंग है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि देखो जब आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो तो आप वर्क डन परफॉर्म कर रहे हो। वो वर्क डन यानी एनर्जी किसको मिलेगी? इसको मिलेगी, है ना? तो वो जो एनर्जी इसको मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब ये इसमें हीट डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि आपने वर्क डन किया है, आपने उसको कंप्रेस किया है। ओके, तो इसमें हीट डेवलप होगी। तो अगर ये वॉल्स कंडक्टिंग नहीं है तो ये हीट क्या करेगी? ये हीट टेम्परेचर को बढ़ाएगी, बराबर है। लेकिन अगर ये वॉल्स परफेक्टली कंडक्टिंग है तो ये हीट जो है वो सराउंडिंग में चली जाएगी, सराउंडिंग से एक्सचेंज कर लेगा। ये जो गैस है सराउंडिंग से हीट को क्या करेगा? एक्सचेंज कर लेगा। तो हीट बाहर निकल जाएगी। तो परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए वॉल्स, क्या होनी चाहिए? परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ वॉल्स को कंडक्टिंग करके हमारा काम चल जाएगा? नहीं। अब और एक चीज लगने वाली है हमें इसको आइसोथर्मल बनाने के लिए। वो ये है कि ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो होनी चाहिए। यानी कंप्रेशन जब आप कर रहे हो या तो फिर एक्सपांड कर रहे हो तो एकदम इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही कम होनी चाहिए, एक्सट्रीमली स्लो होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई अगर ये प्रोसेस आप फास्ट करोगे तो हीट जो डेवलप होगी उस हीट को एक्सचेंज होने के लिए टाइम भी लगता है। तो उसको टाइम ही नहीं मिलेगा। टाइम नहीं मिलेगा तो इसमें हीट बच जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए ये प्रोसेस कैसी होनी चाहिए? एक्सट्रीमली स्लो होनी चाहिए। ये आपने एग्जांपल देखा होगा। कहां पे देखा था हमने? ये हमने देखा था साउंड में। साउंड में न्यूटन ने बताया था कि ये जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड है, जब उसने स्पीड फॉर्मूला डिराइव किया तो उसने बताया कि ये जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है।
तो उसने डिफाइन किया कि ये स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। और फिर उसने जो इस्तेमाल किया था स्पीड फॉर्मूले में V इज इक्वल टू गैमा E बाय रो, इस फॉर्मूले में उसने जो इस्तेमाल किया था यहाँ पे वो इलास्टिसिटी इस्तेमाल किया था। ये जो इलास्टिसिटी था वो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, और फिर उसका जो स्पीड आया था वो कम आया था, कितना, अप्रोक्सीमेटली 279 मीटर पर सेकंड आया था, जो कि गलत था। उसके बाद में लैप्लास आया, लैप्लास ने बोला कि ये आइसोथर्मल नहीं है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, और उसने एडियाबेटिक इलास्टिसिटी को यहां पे इस्तेमाल किया था, और फिर उसका जो आंसर आया था वो लगभग 332 मीटर पर सेकंड, जो कि प्रैक्टिकली करेक्ट था, है ना। तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल मैच कर गया और न्यूटन वहां पे गलत हो गया। तो आपको मुझे लगता है अभी याद आ गया होगा कि ये हमने कहां पे पढ़ा था। तो चलो ठीक है, अभी इसकी जो पूरी डिटेल्स है उसको लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट से। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट नंबर 1 पे, तो इसका स्टेट इक्वेशन क्या होगा, तो भाई यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी आइडियल गैस इक्वेशन अगर हम इस्तेमाल करें तो पीवी इज इक्वल टू टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो गया इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब दूसरा अगर हमें करना है यहां पे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकंड आएगा इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम। तो ये जो इंडिकेटर डायग्राम है ये होती है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो हमें यहां से पता चल रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो ये P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, ये V इधर जाएगा, कांस्टेंट बाय वॉल्यूम। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, और उसका ग्राफ फिर कैसा आता है, ऐसा आता है। तो ये जो है, ये जो ग्राफ है इसको हम बोलते हैं दोस्तों आइसोथर्म। क्या बोलते हैं, आइसोथर्म, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो सपोज टेम्परेचर T1 को मैंने ये ग्राफ निकाला, अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया और फिर से ग्राफ निकालने की कोशिश की प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो ग्राफ किस तरीके का आएगा, तो ग्राफ आएगा इस तरीके, क्योंकि टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। अभी और टेम्परेचर बढ़ाया, ये टेम्परेचर कितना था T2, अभी और टेम्परेचर बढ़ाया तो ग्राफ कुछ इस तरीके से शिफ्ट होगा। तो ये जो है ना, ये आइसोथर्म्स, ये याद रखना दोस्तों, ये कभी क्रॉस नहीं करते एक दूसरे को, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। अब ये जो टेम्परेचर है वो T3 है, तो आप ऐसे लिख सकते हो यहां पे कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। तो कई बार आता है, तो ये जो रिलेशनशिप है इसको आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। अगर ये PV जो है उसको अगर हम कन्वर्ट कर दे PT में, तो देखो अगर हम आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहे हैं, अगर हम आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, तो देखो आप आइसोथर्मल कंप्रेशन यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा, बट कंप्रेशन कर रहे हो तो जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, इसलिए ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से। तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन का है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। देखो एरो कहां से यहां पे प्रोसेस जारी है 1 to 2, तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि कंप्रेशन आप कर रहे हो। ऐसे ही अगर आपको पीटी ग्राफ निकालना है तो ये ऐसा आएगा, किसका, आइसोथर्मल, एग्जैक्टली उल्टा इसके, आइसोथर्मल कंप्रेशन के अपोजिट होगा एक्सपेंशन, तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए आ गया ग्राफ, आ गया आपको समझ में। ओके चलो, तो एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, प्रेशर घट रहा है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा, प्रेशर घट रहा है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए निकालने को बोला तो आप ऐसे निकाल सकते हो। चलो अभी आगे चलते हैं, और इसके बाद में हम निकालेंगे इस ग्राफ का स्लोप। तो भैया आपको स्लोप निकालना है 3rd नंबर पे, तो स्लोप आप कैसे निकाल सकते हो, तो स्लोप का फॉर्मूला है आपके पास, क्या फॉर्मूला है, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई वाई एक्सिस पे पी है, तो ये हो जाएगा डीपी बाय डीवी, तो ये होता है आपका स्लोप। इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए इंडिकेटेड इक्वेशन यूज करेंगे, सॉरी इक्वेशन ऑफ स्टेट इस्तेमाल करेंगे, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको क्या कर दो, डेरिवेटिव ले लो, तो टेकिंग डेरिवेटिव, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा, देखो ये अब यहां पे देखो, यहां पे डिफरेंशिएशन लगाने से पहले एक चीज देख लो कि कौन कांस्टेंट है। तो P और V
ये दोनों भी वेरिएबल है, यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, पी और वी दोनों भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो अगर दोनों वेरिएबल है और वो मल्टीप्लीकेशन में है तो यहां पे यूवी रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का। तो यूवी रूल क्या है, यू डी वी प्लस वी डी यू। तो हम इसको लगाएंगे यहां पे यू डी वी यानी पहली टर्म पी, दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन यानी डीवी का डिफरेंशिएशन, वी का डिफरेंशिएशन, प्लस वी दूसरी टर्म और पहले का डिफरेंशिएशन वी डी पी। अब हम यहां पे किसी के भी विथ रिस्पेक्ट टू नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमने विथ रिस्पेक्ट टू नहीं लिखा, जैसे कि डी टी वगैरह और कुछ भी किसी के भी विथ रिस्पेक्ट टू नहीं लिया। इक्वल्स टू, अभी इधर भी डिफरेंशिएशन लगेगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया। अब ये वी डी पी एज इट इज रहेगा और पी डी वी उधर गया तो माइनस पी डी वी। ओके, अब मुझे डीपी बाय डीवी चाहिए तो इसको इधर लेके आता हूं, इसको इधर भेज देता हूं। तो डीपी बाय डीवी इज इक्वल टू माइनस पी बाय वी, ये आ गया स्लोप। यही आपका क्या है, स्लोप है। आया समझ में? अब फोर्थ है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ई थीटा, जो कि हमने अभी अभी यहां पे देखा था साउंड के लिए। तो वो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी अगर आपको निकालनी है तो वो क्या होगी, तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है यानी बल्क मॉडुलस का, इसी को आप बल्क मॉडुलस भी बोलते हो, है ना। जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखा था इलास्टिसिटी, उसमें बल्क ये देखा था हमने। तो इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है वी डी पी अपॉन डीवी। तो इसको मैं यहां से निकाल सकता हूं, देखो वी डी पी, इसको इधर लेके आता हूं तो वी डी पी बाय डीवी क्या आएगा, ये पी आएगा, ठीक है, माइनस पी आएगा। लेकिन ये जो बल्क मॉडुलस होता है एक्चुअल में यहाँ पे माइनस होता है, तो हम इस माइनस को भी इधर भेज देंगे। तो हमें पता चला कि वी डी पी बाय डीवी इज इक्वल टू प्रेशर, और यही क्या है आपका बल्क मॉडुलस यानी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। तो जो इसकी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी होती है वो इक्वल टू प्रेशर होती है। तो जितना प्रेशर इस पे होगा वही उसकी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी होती है। फिफ्थ, अब इलास्टिसिटी हो गई हमारी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, उसके बाद में स्पेसिफिक हीट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट हमें निकालनी है। अब आपने एक फॉर्मूला देखा होगा थर्मल एक्सपेंशन में, हमने एक्चुअल में देखा था, क्या था वो फॉर्मूला, हीट क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो किसी भी इसका अगर स्पेसिफिक हीट निकालना है तो आप इसको निकाल सकते हो। अगर नंबर ऑफ मोल्स एन है तो एन लिखेंगे। तो जो सी है स्पेसिफिक हीट, इसका फॉर्मूला हो गया क्यू बाई एन डेल्टा टी। लेकिन भाई आपका जो डेल्टा टी है वो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, वो 0 है, तो मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया। तो किसी भी चीज को 0 से आप डिवाइड करते हो तो आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। तो इसकी स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट है। और वो हम ऐसे भी समझ सकते हैं तो भाई आप कितनी भी हीट दो, आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसका टेम्परेचर ही चेंज नहीं होना है, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो आप कितनी भी हीट दो ये लेते जाएगा और टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा खुद का। इसलिए इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो इनफाइनाइट है। यानी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, तो स्पेसिफिक हीट होती है 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगती है उसको स्पेसिफिक हीट। तो भाई इसका टेम्परेचर ही नहीं बढ़ने वाला, 1 डिग्री से भी क्या, आधे डिग्री से भी नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि स्पेसिफिक हीट क्या है, इनफाइनाइट है। ओके, चलो अब देखते हैं वर्क। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, कितने हो गए पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स हो गए। अभी 6th जो पॉइंट है हमारा वो है वर्क डन। तो हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो हमारा जो इक्वेशन है वो आइसोथर्मल का पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास है, वो है देखो स्मॉल वर्क डन डीडब्ल्यू था, तो हम टोटल वर्क डन अगर निकालते हैं तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन, और स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला होता है पीडीवी, वेयर वॉल्यूम इज गोइंग फ्रॉम वी टू वी। तो ये फॉर्मूला है। अब देखो यहां पे P वेरिएबल है, ओके, P भी वेरिएबल है, P कांस्टेंट होता तो हम बाहर निकाल लेते इंटीग्रेशन के, लेकिन P भी वेरिएबल है, DV भी वेरिएबल है, तो ये दोनों वेरिएबल है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा कुछ करके, ताकि यहां पे एक ही वेरिएबल रहे। तो हमें P को कन्वर्ट करना होगा V के फॉर्म में। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं,
तो हम क्या करेंगे, इसको VI बाय VF है, तो P की जगह पे हम इसका इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, ये वाला। तो PV इज इक्वल टू NRT अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम यहां पे बोल सकते हैं V इज इक्वल टू NRT बाय P, ठीक है। वैसे ही P इज इक्वल टू, हमें P को रिप्लेस करना है तो NRT बाय V, तो P को रिप्लेस करना है तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे, NRT बाय V dV इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी आइसोथर्मल प्रोसेस होने की वजह से कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन में बचता है VI टू VF 1/V dV। अब दोस्तों जो इंटीग्रेशन है 1/V, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग आता है ना। तो हम यहां पे ये मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, 1/x dx अगर ऐसा है तो इसका आंसर आता है log x, ओके। वेयर ये जो log है उसका बेस कितना होता है, टू द बेस e, इसको नेचुरल लॉगरिथम भी हम बोलते हैं। तो यहां पे ये आएगा NRT log, ये नेचुरल लॉगरिथम है, 10 वाला नहीं है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। तो नेचुरल लॉगरिथम है, इसको ln से भी दिखाते हैं या तो फिर log e से दिखाते हैं। ये आया VI टू, सॉरी ये हो गया log आएगा ये log V, और ये कहां से कहां तक, VI टू VF इज इक्वल टू NRT, यह आएगा log टू द बेस E VF माइनस log टू द बेस E VI। अब log अगर माइनस करेंगे तो वो उसको हम डिवाइड ऐसे कर सकते हैं, तो इसी को हम कैसे लिखेंगे, log टू द बेस E VF बाय VI, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में log क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये आ गया इसका फॉर्मूला। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे जो हमारा 11th-12th है उसमें हम नेचुरल लॉगरिथम इस्तेमाल नहीं करते, तो हमें जो लॉग टेबल प्रोवाइड किया गया होता है उसमें log टू द बेस 10 होता है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू, आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2.303 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत ही आसान है। NRT log टू द बेस 10 VF अपॉन VI, तो ये हो गया आपका वर्क डन का फॉर्मूला। अब आपको इसमें जो 7th पॉइंट है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, वर्क डन। तो देखो यहां पे जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, तो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी दोस्तों 0। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, NCV डेल्टा T, जो मैंने आपको कई बार बताया। तो NCV डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर 0 है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होने वाली। इंटरनल एनर्जी 0 है तो डेल्टा Q का फॉर्मूला हो गया इक्वल टू वर्क डन, तो उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी जितना कि वर्क डन आप करोगे। तो अगर आप कंप्रेस कर रहे हो तो आप हीट क्या कर रहे हो, उसमें जनरेट कर रहे हो गैस में, ओके। और अगर आप उसको एक्सपांड कर रहे हो तो हीट उसमें से निकाल रहे हो, आया समझ में। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हमने इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। तो डेल्टा Q का क्या आंसर आया, वो आएगा 2.303, ये वाला NRT, जितना वर्क डन है उतना ही log टू द बेस 10 VF बाय VI। तो यहां पे हमने ये जो 7 पॉइंट्स थे हमारे सारे वो कवर अप कर लिए, यहां पे हमने वर्क डन वगैरह सब कुछ इसमें देख लिया। आया दोस्तों आपको समझ में। तो चलो चलते हैं, अभी सॉल्व करते हैं कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, है ना। तो चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं अभी, ओके। चलो इट्स अ टाइम फॉर द न्यूमेरिकल्स। तो अब यहां पे हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है 1 मोल ऑफ गैस। अभी इसका नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम केल्विन में, तो ये आएगा 400 केल्विन। तो 1 मोल ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस एक्सपांड्स आइसोथर्मली, ये एक्सपांड हो रही है आइसोथर्मली, यानी चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा आइसोथर्मली अंटिल इट्स वॉल्यूम इज डबल। तो जब तक इसका वॉल्यूम
डबल नहीं हो जाता, यानी इनिशियल वॉल्यूम अगर V है तो इसका V2 2V और V1 क्या आएगा, V नहीं हो जाता तब तक के वो एक्सपांड कर रही है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन आपको निकालना है और हीट एब्जॉर्ब भी निकालनी है। तो वर्क डन कितना है और हीट एब्जॉर्ब कितना है वो निकालना है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, 2.303 nRT log to the base 10 VF by VI। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, वैल्यूज रखेंगे। तो 2.303 नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 इंटू R क्या है, तो R मीन्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन लॉग टू द बेस 10 VF कितना है 2V अपॉन VI V कट हो गया। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, यह आएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 400 इंटू लॉग टू द बेस 2। देखो दोस्तों लॉग टू द बेस 2, यहां पे देखो ये कट हो गया, लॉग टू द बेस सॉरी लॉग टू द बेस 10 2 है। ओके, तो लॉग टू की वैल्यू जब बेस 10 है वो आता है 0.3010। तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये देखो इनका सबका मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो 8 4 जा 32 इंटू 0.3 ये अप्रोक्सीमेटली 10 आता है। तो 10 इंटू 100 ये हो जाएगा 1000। तो 2.303 इंटू 1000। तो ये जो आंसर है दोस्तों ये आया आपका 2303 जूल। तो ये वर्क डन है और उतना ही क्या होता है, हीट होता है, इसलिए ये 2303 जूल ये क्या आपका हीट है। तो आया आपको समझ में, कितना आसान है न्यूमेरिकल। ओके चलो इसको लिख लो। सेकंड न्यूमेरिकल लिखते हैं हम, आप इसको लिखो तब तक के मैं सेकंड न्यूमेरिकल लिखता हूं। सेकंड न्यूमेरिकल है द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज 1 लीटर। तो जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है आइडियल गैस का, एंड इट्स प्रेशर इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर, एंड इसका जो प्रेशर है वो 72 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम है। अच्छा सेंटीमीटर में दिया है ना मर्क्यूरी कॉलम, अगर यही प्रेशर पास्कल में होता तो फिर हम उसको बोल सकते थे वो ऐसा यूनिट है, लेकिन ये 72 सेंटीमीटर दिया है, यानी मर्क्यूरी का कॉलम जो हम बैरोमीटर में इस्तेमाल करते हैं ना, तो पहले मर्क्यूरी का कॉलम मेजर करते हैं बैरोमीटर में और फिर उस वैल्यू से हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। तो उसके फॉर्म में दिया है कॉलम, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज मेड 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई ये जो है इसको आपने क्या किया है, इसका मतलब कंप्रेस किया है, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया आपका 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कंप्रेस हो रही है गैस, क्यों, क्योंकि 1 लीटर यानी इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 1 लीटर यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये कम हो गया, ये कम हो गया, यानी क्या हो रहा है, गैस कंप्रेस हो रहा है। बाय कंप्रेस इट आइसोथर्मली, तो आइसोथर्मली आप कंप्रेस कर रहे हो और आपको पूछा है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस आपको निकालना है और इसको आप आइसोथर्मली कंप्रेस करते हो। तो स्ट्रेस निकालना है यानी चेंज इन प्रेशर निकालना है, जो कि हमने इलास्टिसिटी में पढ़ा है। तो इलास्टिसिटी में बल्क स्ट्रेस होता है, बल्क स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्रेशर, जो हमने अभी अभी जो फॉर्मूला देखा था ना इलास्टिसिटी का उसमें भी देखा है। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, ई थीटा आइसोथर्मल इलास्टिसिटी वी डीपी बाय डीवी। तो यहाँ पे इसको अगर नीचे लेके आते हैं तो ये बन जाता है डीवी बाय वी। यहाँ पे ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, और इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो आपको क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है यानी चेंज इन प्रेशर निकालना है। आया समझ में, तो चलो निकालते हैं। तो चेंज इन प्रेशर के लिए पहले P2 निकाल लेते हैं। ओके, तो P2 निकल गया तो चेंज इन प्रेशर निकल जाएगा P2 माइनस P1। तो हमें एक्चुअल में क्या कैलकुलेट करना है, P2 कैलकुलेट करना है, उसके बाद में DP यानी चेंज इन प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या है, आपको टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ स्टेट इस्तेमाल करना है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो आपको P2 निकालना है तो वो हो जाएगा, P2 निकालना है तो P1 इंटू V1 बाय V2। P1 कितना है 72 सेंटीमीटर इंटू V1 क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन V2 900। ओके, तो 9 8 जा 72 0 0 0 0 कट 8 इंटू 10 80
सेंटीमीटर। तो जो प्रेशर है P2 वो कितना है 80 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम। ओके, और आपको प्रेशर निकालना है, चेंज इन प्रेशर डीपी, तो वो डीपी आएगा आपका P2 माइनस P1 यानी 80 माइनस 72 यानी 8 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। ये हो गया आपका आंसर, ये है सेकंड न्यूमेरिकल। चलो अब इसके बाद में थर्ड न्यूमेरिकल लेते हैं। तो थर्ड न्यूमेरिकल में आप इसको लिख लो तब तक कि मैं थर्ड न्यूमेरिकल लिखता हूं। ओके, थर्ड न्यूमेरिकल क्या दिया है दोस्तों? थर्ड न्यूमेरिकल दिया है अ गैस इज एक्सपांडेड आइसोथर्मली टू ट्वाइस इट्स वॉल्यूम। अ गैस इज एक्सपांडेड आइसोथर्मली टू ट्वाइस इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो बन रहा है ना वो 2V बन रहा है, V1 क्या था? V था। तो आपने इसको गैस को एक्सपांड किया है, एक्सपांड किया है आइसोथर्मली, तो V1 कम है V2 ज्यादा है। आइसोथर्मल प्रोसेस है। पहली प्रोसेस क्या है? नंबर 1 की आइसोथर्मल प्रोसेस है। ओके, उसके बाद में आपको दिया है एंड देन कंप्रेस टू ओरिजिनल वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपने क्या किया उसके बाद में? सेकंड प्रोसेस में कंप्रेस किया, कब? कांस्टेंट प्रेशर। P क्या हो गया यहाँ पे? कांस्टेंट। यहां पे क्या था? T कांस्टेंट था पहले इसमें, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस थी। देन फाइनली द गैस इज कंप्रेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो थर्ड जो प्रोसेस है उसमें आप क्या कर रहे हो? कंप्रेस कर रहे हो और वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। ओके, टू इट्स ओरिजिनल प्रेशर PA, कांस्टेंट वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल प्रेशर PA। फिर से प्रेशर PA को ही आगे सिस्टम द करेक्ट PV डायग्राम। तो आपको PV डायग्राम निकालनी है, यानी इंडिकेटर डायग्राम निकालनी है। बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे? तो पहले क्या करेंगे? प्रेशर ले लिया और ये वॉल्यूम ले लिया। अब पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। अगर ये एक्सपांशन है, देखो ये एक्सपांशन है, वॉल्यूम V2 2V जा रहा है, तो ये अगर वॉल्यूम V है तो ये हो गया 2V। तो ये एक्सपांशन है तो इधर जाएगा ऐसे। ओके, उसके बाद में कंप्रेशन है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है यानी ये ग्राफ ऐसे आएगा। और कंप्रेशन है, देखो ये एक्सपांशन होता तो हम और आगे जाते, वॉल्यूम को बढ़ाते, लेकिन ये कंप्रेशन है तो ये रिटर्न आ गया। अब उसके बाद में थर्ड प्रोसेस में दिया आपको कि कंप्रेशन हो रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये ग्राफ या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, लेकिन ये कंप्रेस हो रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है और गैस कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा ना, यानी ये। तो ये हो गई ये प्रोसेस। आया आपको समझ में कि कैसे इसको ड्रॉ करते हैं? ओके, चलो अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, 2-3 मिनट, तो हम क्या करते हैं इसको फिर से। अभी ये लिख लिया आपने? ओके, नहीं लिखा होगा तो पॉज करो वीडियो को और लिख लो। मैं इसको आगे और एक्सटेंड करता हूं। इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा, इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? पीटी ग्राफ बनाते हैं। यही अगर पीटी ग्राफ के लिए बनाए हम तो कैसे आएगा? तो ये प्रेशर है और ये क्या है? टेम्परेचर है। अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट और क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस है और गैस क्या हो रही है? एक्सपांड हो रही है। गैस एक्सपांड हो रही है। तो जब गैस एक्सपांड होगी तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा यानी ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से। तो प्रेशर घट गया। तो ये है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस, पीटी ग्राफ। ओके, जो कि हमने अभी अभी देखा था। उसके बाद में कंप्रेस हो रहा है, सेकंड में कंप्रेस हो रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, तो या तो ये ग्राफ इधर जाएगा या तो फिर इधर जाएगा। ओके, अब कंप्रेस हो रहा है फिर से, ये यहां पे एक्सपांड हुआ था। ओके, तो प्रेशर घटा, अब कंप्रेस हो रहा है और वो भी कांस्टेंट प्रेशर को। तो प्रेशर कांस्टेंट को अगर गैस कंप्रेस होती है तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बराबर है, प्रेशर कांस्टेंट है तो अगर टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। तो देखो कंप्रेस हो रही है यानी वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा, यानी ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से। अब तीसरा जो है वो है कंप्रेशन व्हेन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो ग्राफ, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है हमें। ओके, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ग्राफ किसका आ जाएगा? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या रखना है? कांस्टेंट। ओके, तो ग्राफ क्या आएगा? वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल टू NRT के
इससे हमें समझ में आता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का ग्राफ इस तरीके से आता है, तो या तो ये इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है, ये अभी कंप्रेस हो रहा है, और कंप्रेस जब हो रहा है तो देखो प्रेशर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि कंप्रेस हो रही है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया इसको। तो ये जो प्रोसेस है, इसको अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, है समझ में। तो थोड़ा सा इसको दिमाग आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है और फिर आंसर आ जाता है। तो चलो दोस्तों, यहां पे हम रुकते हैं आज के लिए, बस इतना ही। कल के यानी अगले लेक्चर में हम फिर से जो अगली प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है हमारी अभी बची, तो हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस है, उस पर हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो चलो रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।